माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सम्माननीय जितेंद्र गुप्ता जी, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, आज इस सभागार में आप सभी महान भावों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सम्माननीय अतिथिगणों से आग्रह है, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम के शुभारंभ करने की कृपा करें। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामहे। नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामहे। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दितचरणा। नवरसमधुरा कवितामुखरा, स्मितरुचिरुचिराभरणा। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामहे। सागर सा गंभीर हृदय है, गिर से ऊंचा जिसका मन, ध्रुव सा अटल लक्ष्य है जिसका, दिनकर सा है नियमित जीवन। ऐसे सम्माननीय मामा जी का जीवन इस समाज के लिए प्रेरणा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सम्माननीय डॉक्टर सुदाम पी खाड़े साहब, आयुक्त जनसंपर्क माननीय कप्तान सिंह जी का स्वागत कर और आदरणीय अक्षय शर्मा जी से निवेदन करता हूं, स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें।
मैं सम्मानीय मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल जितेंद्र गुप्ता साहब से आग्रह करता हूं कि इस डाक टिकट के संबंध में सदन को जानकारी उपलब्ध कराएं। मंच पर विराजमान आज के इस गरिमामय समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री कप्तान सिंह सोलंकी जी, अध्यक्ष माणिक चंद्र वाजपेयी जन्म शती समारोह समिति, एवं श्री श्रीधर पराड़कर जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री साहित्य परिषद, आयोजन समिति के सभी सदस्यगण, मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, मीडिया क्षेत्र के सभी प्रतिनिधि, डाक विभाग के मेरे सहकर्मी तथा सभागार में उपस्थित मेरे समस्त भाइयों और बहनों, डाक टिकट जो प्रारंभ में डाक की प्राप्ति के टोकन के रूप में प्रारंभ हुआ था, वह आज राष्ट्रीय विरासत और घटनाओं को मनाने, हर्ष व्यक्त करने, प्रचार करने का तरीका है। यह एक राजदूत, राष्ट्र की संप्रभुता और राष्ट्र के इतिहास और संस्कृति के प्रतीक के रूप में महान भूमिका निभाता है। स्वतंत्रता के बाद डाक टिकटों के माध्यम से शुरू में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ पंचवर्षीय योजनाओं आदि जैसे विषयों पर को चित्रित करते हुए देश की उपलब्धियों तथा इसके सामाजिक आर्थिक विकास पर प्रकाश डाला गया था। बाद में देश की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया और कला, वास्तुकला, शिल्प, समुद्री विरासत, राज प्रौद्योगिकी की रक्षा और सिनेमाई उत्कृष्टता पर विषयगत सेटों में कई सुंदर डाक टिकट जारी किए गए। देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महान नेताओं को स्मारक टिकटों के माध्यम से स्मरण किया गया है। चित्रकला, साहित्य, विज्ञान, संगीत, सामाजिक उत्थान जैसे क्षेत्रों में अपार योगदान देने वाले व्यक्तियों पर स्मारक डाक टिकट जारी किए गए हैं। डाक विभाग द्वारा समय समय पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं पर, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर, संस्थानों पर विशेष कार्यक्रमों के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी किए जाते हैं। ये डाक टिकट, स्मारक डाक टिकट डाक विभाग के 68 फ्लैटली ब्यूरो और विभिन्न 1111 फ्लैटली काउंटर्स के माध्यम से ऑफलाइन और ई पोस्ट ऑफिस के द्वारा ऑनलाइन बिक्री हेतु उपलब्ध होते हैं। इसके माध्यम से देश विदेश के फ्लैटलिस्ट स्टैम्प का क्रय करते हैं और समय समय पर देश में और विदेश में होने वाली विभिन्न प्रदर्शनियों में इसे प्रदर्शित किया जाता है। स्मारक डाक टिकट केवल एक ही मार्ग मुद्रित किया जाता है और ताकि पूरे विश्व में प्रथा के अनुसार इसको संग्रहणीय वस्तु के तौर पर रखा जा सके। सामान्यतः स्मारक डाक टिकट को फ्लैटलिस्ट द्वारा अपने संग्रह के लिए खरीदा जाता है और डाक शुल्क के भुगतान के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार डाक टिकट पूरे विश्व में देश के सांस्कृतिक विरासत के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। भारतीय डाक विभाग आज आदरणीय श्री माणिक चंद्र वाजपेयी जी के पर स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। आदरणीय श्री माणिक चंद्र वाजपेयी जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ रूप से जिया और पत्रकारिता को बहुत ही ऊंचे आयाम तक पहुंचाया, उनके बारे में मेरा कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के समान है। ये डाक विभाग के लिए अत्यंत सम्मान की बात है कि आदरणीय श्री माणिक चंद्र वाजपेयी जी, जिन्हें हम सब मामा जी के नाम से जानते हैं, उनकी जन्म शती समारोह में स्मारक डाक टिकट जारी किया जा रहा है। ये स्मारक डाक टिकट 5 रुपये मूल्य वर्ग का है और इसे वेब ऑफसाइट मुद्रण प्रक्रिया द्वारा मल्टी कलर के रूप में प्रिंट किया गया है। यहाँ पर मैं उपस्थित गणमान्य अतिथियों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि डाक विभाग ने वर्तमान कोरोना काल में देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब पूरे देश में लॉकडाउन था और देश के आवागमन के संबंधित समस्याएं थीं, तब भी डाक विभाग अपनी समस्याओं के द्वारा, सेवाओं के द्वारा समाज के कमजोर वर्गों तक अपनी सुविधाएं पहुंचा रहा था। डाक विभाग ने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी की गई शासकीय सब्सिडी को आधार जनित
भुगतान सेवा के माध्यम से आम जनता को घर पर भुगतान की सुविधाएं और आर्थिक मदद पहुंचाने में तथा स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वास्थ्य उपकरणों और दवाइयों का विभिन्न जगह पहुंचाने में अहम योगदान दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में डाक विभाग के योगदान की सराहना की थी। अभी पिछले सप्ताह ही डाक विभाग ने डाक टिकटों के माध्यम से विभिन्न कोरोना वॉरियर्स को स्मरण किया है। मैं यहाँ पर अब ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुनः एक बार श्री माणिकचंद्र वाजपेयी जी को नमन करते हुए आप सभी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। भारत के परमवीर चक्र विजेताओं पर प्रकाशित एक पुस्तक का विमोचन। भारत माता के ऐसे वीर सपूत जिन्होंने राष्ट्रहित में सर्वोत्कृष्ट सेवाएं दी हैं, उन्हें भारत शासन द्वारा परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। अपने वीर सपूतों को याद रखना तथा उनकी गाथाओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारा नैतिक दायित्व है। इस पुनीत कार्य हेतु राघवेंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक भारत के परमवीर, इसका गरिमामय लोकार्पण किया जा रहा है। दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या तलवार? मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति अपार। वास्तव में मामा जी ने समाज को जागृत करने के लिए तलवार की बजाय कलम का सहारा लिया और समाज में एक नई प्रेरणा मामा जी ने अपने जीवन से बिखेरी है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मामा जी जन्म शताब्दी समारोह समिति के माननीय अध्यक्ष, पूर्व राज्यपाल हरियाणा और त्रिपुरा, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कप्तान सिंह सोलंकी जी। वैसे मैं कहूं कि माननीय कप्तान सिंह जी का परिचय यहाँ बैठे हुए सभागार में सभी से है और इतना आत्मीय परिचय है कि सभी को उनके एक एक चर्चा, एक एक विषय ध्यान में रहते हैं। मामा जी हम सबके बीच में प्रेरणा के पुंज हैं और रहेंगे। इसकी आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना और बीज वक्तव्य के लिए मैं सम्माननीय कप्तान सिंह जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना और बीज वक्तव्य हम सबके बीच में रखें। परम आदरणीय मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और आज के इस प्रेरणादायी आयोजन के मुख्य अतिथि श्री शिवराज सिंह जी चौहान, भारतीय साहित्य परिषद की अखिल भारतीय संगठन मंत्री, भारतीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, जिनका पूज्य मामा जी के सानिध्य में काफी समय बीता और कुछ लेखन कार्य भी साथ किया, ऐसे श्रीधर पराड़कर जी, आज का डाक टिकट जारी किया गया। डाक एवं तार विभाग, भारत सरकार, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्री जितेंद्र गुप्ता जी, शताब्दी समारोह समिति के
सभी प्रकार के सदस्यगण, उपस्थित महानुभाव, शताब्दी समारोह समिति का अध्यक्ष होने के नाते इस अवसर पर मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। मामा जी ने अपना जीवन पूरा जीवन समाज के लिए जिया। सामान्यतः 3 प्रकार के व्यक्ति देखने को मिलते हैं। एक तो वो जो स्वयं के लिए जीते हैं। समाज तो क्या, कई बार उनको अपने परिवार की भी चिंता नहीं होती। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो अपने लिए जीते हैं, साथ में परिवार के लिए भी जीते हैं, उनकी भी चिंता करते हैं। समाज सेवा का माध्यम बना करके और समाज के लिए जीते हैं। मामा जी उन व्यक्तियों में से एक थे जो संपूर्ण रूप से समाज के लिए जिए। हम सबके लिए वो प्रेरणा का केंद्र बने। इस तरह के जो समाज के लिए जीते हैं, इस तरह के लोग समाज में सर्वत्र मिलते हैं। और मैं तो कहूंगा कि समाज उन्हीं के बल पर जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसका संरक्षण होता है और वो सबल और संपन्न बनता है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है जिसमें गृहस्थ कार्यकर्ता भी और खासकर प्रचारक भी पूरी तरह समाज के लिए जीते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक की एक ऐसी धारणा है कि न उनका घर होता है, न उनकी गृहस्थी होती है, न उनका बैंक खाता होता है। जो कुछ होता है वो सब समाज होता है। मामा जी उन्हीं में से एक थे। 1944 से लेकर 1955 तक वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। इस बीच उन्होंने भिंड जिले में चप्पे चप्पे पर घूम करके संघ कार्य का विस्तार किया। और मुझे ध्यान आता है कि मध्य भारत प्रांत में उनके प्रयास के कारण भिंड जिला एक ऐसा जिला बना जिसमें सभी जिलों से ज्यादा शाखाएं थीं। इसी बीच 1951 से लेकर 1955 तक मामा जी भारतीय जनसंघ के मध्य भारत प्रांत के संगठन मंत्री भी रहे और इसलिए इस हिसाब से श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी के वो समकालीन थे। 1955 के बाद वो गृहस्थ जीवन में चले गए, लेकिन उन्होंने जो अपनी कार्य प्रणाली थी वैसी की वैसी ही रखी, समाज के लिए जिए। आपातकाल में पूरे समय मीसा में रहे। उसी समय उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया और 1985 से लेकर 2005 तक जीवन पर्यंत वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहते हुए मध्य भारत प्रांत में प्रचार प्रसार प्रमुख, हिंदू जागरण मंच के संयोजक और स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक के रूप में काम करते रहे। इसी बीच के अंदर उन्होंने
भिंड जिले का देश मित्र नाम का समाचार पत्र, उसके संपादन का काम किया। पत्रकारिता उनकी वहां से शुरू हुई। 1966 में वो इंदौर गए। इंदौर सुदेश की स्थापना हुई, प्रारंभ हुआ, उसके प्रधान संपादक रहे। ग्वालियर सुदेश समूह के वो प्रधान संपादक के रूप में भी काम करते रहे और भोपाल से जो सुदेश समूह का प्रकाशन हो रहा है उसके वो सलाहकार संपादक के रूप में काम करते रहे। और इसलिए पूरे जीवन पर अगर ध्यान देंगे तो मामा जी सबके लिए प्रेरणा के केंद्र बनने के साथ साथ उन्होंने समाज के लिए जो काम किए वो सारे के सारे काम आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी अनुकरणीय हैं। और इसलिए उनको याद करना, जब भी याद करते हैं तो मन को बड़ी सांत्वना मिलती है, मन को बड़ा समाधान मिलता है, बुद्धि को दिशा मिलती है और आत्मा आनंदित हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रख करके जब उनका शताब्दी वर्ष आया, सात अक्टूबर 1919 को उनका आगरा जेल में जो बटेश्वर नाम का स्थान है वहां उनका जन्म हुआ था। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्म स्थान बटेश्वर है। दोनों के नाम से ही बटेश्वर प्रख्यात हुआ। जिस तरह से मथुरा जिले का नगला चंद्रभान पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के नाम के कारण विख्यात हुआ, बटेश्वर उनके नाम से विख्यात हुआ। और उसके पश्चात मामा जी भिंड में आए, जैसा मैंने पहले कहा, और इसलिए ये बात ध्यान में आने लायक थी कि उनको इस शताब्दी वर्ष में जो 7 अक्टूबर 2019 से शुरू होता है, 27 दिसंबर 2020 तक ये पूरा वर्ष उनका जन्म शताब्दी के रूप में हम सब ने मनाना चाहिए और एक समिति बनी। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि जन्म शताब्दी समारोह का अध्यक्ष होने का अवसर मुझे मिला हूं कि जन्म शताब्दी समारोह का अध्यक्ष होने का अवसर मुझे मिला, क्योंकि मैं जब मामा जी को याद करता हूं तो मैंने अपने जीवन के अंदर हर एक दिन में किसी न किसी तरह का योगदान रहता है। परिवार का योगदान रहता है, व्यक्ति का योगदान रहता है। इसी तरह मामा जी भी मेरे योगदान रहता है। इसी तरह मामा जी भी मेरे जीवन को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस अवसर पर मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। मैं एक भिंड जिले के अंदर एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। सड़क का भी जब कोई संपर्क नहीं था उस गांव से। प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के पश्चात मैं भिंड केंद्र पर पढ़ने के लिए आया। मामा जी से कोई मेरा परिचय नहीं था। मामा जी उस समय भिंड में ही थे, संघ कार्य में संलग्न रहते थे। हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में मेरा नाम मेरिट में था। मामा जी ने मेरा जो मित्र था उसके माध्यम से मुझे संपर्क कराया और मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि आगे की पढ़ाई भिंड में करने के बजाय ग्वालियर में जाके तुमको करना चाहिए। जबकि भिंड में आगे की पढ़ाई की व्यवस्था थी, वहां पर कॉलेज था। मैंने अपने मित्र को कहा कि मैं तो गांव और भिंड इसके अलावा कहीं गया नहीं, ग्वालियर कभी गया नहीं, वहां कोई रहने की व्यवस्था, आज सब बातें कैसे होंगी। लेकिन उस मित्र के माध्यम से आदरणीय मामा जी ने मेरी रहने की व्यवस्था ग्वालियर के संघ कार्यालय में की। उस समय नगर प्रचारक आदरणीय लक्ष्मणराव त्राणेकर जी थे। मैं उनके सानिध्य में आया, संघ का स्वयंसेवक बना।
इंटरमीडिएट की परीक्षा फिर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। लेकिन घर की स्थिति अच्छी न होने के कारण मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज का एडमिशन छोड़ना पड़ा, पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और एक साधारण से अध्यापक के नाते मैंने मुरैना जिले में एक बामौर सीमेंट फैक्ट्री स्कूल है, उसमें काम करना शुरू किया। अगर मामा जी ने इस तरह का नहीं सोचा होता, जबकि मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था, अगर मुझे इस तरह से ग्वालियर भेजकर संघ से नहीं जोड़ा होता और उसके माध्यम से जो एक जीवन का जो फॉर्मेशन हुआ, वो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए संभव था। और इसलिए ऐसे मामा जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैं सोचता हूं, वैसे यहाँ पर बैठे हुए कई कार्यकर्ता, कई लोग इस बात का अनुभव करते होंगे कि उन्होंने अपने सानिध्य के कारण, अपने विचारों के कारण, खासकर पत्रकार, किस तरह से उन्होंने शिक्षा दी, प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी, और आज उनके मार्गदर्शन में, संरक्षण में सीखे हुए लोग पत्रकार के रूप में यहाँ से दिल्ली तक फैले हुए हैं। और इसलिए ऐसे मामा जी, उनके जन्म शताब्दी को आयोजित करने का उद्देश्य यही था कि मामा जी को पुनः हम एक प्रकार से स्मरण करें। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने डाक टिकट के माध्यम से आदरणीय मामा जी के जीवन को, उनके क्रियाकलापों को, उनके विचारों को एक मान्यता दी है। ये डाक टिकट का जारी होने का कार्यक्रम, जो समापन कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था 7 अक्टूबर 2020 को, उसी समय होना था, लेकिन उस टेक्निकल कारणों से उस समय नहीं हो पाया और उसका आज यहाँ पर ये संपन्न हो रहा है। और इसलिए अध्यक्ष होने के नाते डाकतार विभाग, भारत सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय मामा जी को कलकत्ता के अंदर श्री कुमार सभा नाम का जो संस्था है, उसने डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार प्रदान किया। डॉक्टर हेडगेवार जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे, उनकी संपूर्ण तपस्या या कहें कि संपूर्ण प्रज्ञा इस बात में थी, जब कलकत्ता के अंदर ही पढ़ते समय वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि राष्ट्र तो, देश तो स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन देश स्वतंत्र होने के पश्चात पुनः इस राष्ट्र को पुरानी गरिमा प्रदान करने के लिए जिस तरह लोगों की जरूरत है, जिस तरह के संस्कारों की जरूरत है, जिस तरह से हम अपनी जो पुरानी संपदा है उसका जो विस्मरण हुआ है, उसको जब तक लोगों को ठीक तरह से अंतःकरण में स्थापित नहीं करते, तब तक भारतवर्ष पुराना वैभव प्राप्त नहीं कर सकता। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसकी कल्पना हमने 21वीं शताब्दी में की है, एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार करने की नींव डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करके डाली। आदरणीय मामा जी उसी संगठन के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित करते हुए आगे बढ़े, और इसलिए मैं सोचता हूं कि जो डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार उनको प्रदान किया गया, वो भी वास्तव में एक योग्य निर्णय था। आदरणीय मामा जी का देहांत 27 दिसंबर 2005 को हुआ और 2006 में मध्य प्रदेश सरकार ने उनको मान्यता दी। 2006 में मध्य प्रदेश सरकार ने ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता, मामा जी के नाम से ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता राष्ट्रीय सम्मान समारोह की घोषणा की। लेकिन पिछले समय में मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन के अंदर जो ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार जो उनको भारत प्रदेश की सरकार के द्वारा जो प्रदान किया गया था, उसको बंद कर दिया। ये वास्तव में चिंता का विषय था।
क्योंकि किसी भी सरकार को जब वो सरकार बन जाती है तब उसको सारी की सारी चीजें राजनीति की दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि राजनीति अस्थायी होती है, राज्य भी अस्थायी होते हैं, लेकिन राष्ट्रीयता और राष्ट्र स्थायी होते हैं। और राजनीति और राज्य के माध्यम से राष्ट्र और राष्ट्रीयता, इसको संवर्धन करना, इसको आगे बढ़ाना, इसको ध्यान में रखना, इस तरह के जब निर्णय होते हैं तब देश में सुशासन भी आता है और देश तरक्की भी करता है। लेकिन ये निर्णय राजनीतिक दृष्टि से देखा गया, लेकिन कुछ समय के बाद जब सरकार फिर बदल गई तो मध्य प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने बिना कुछ कहे इसकी पुनः घोषणा कर दी कि प्रदेश में ये ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता राष्ट्रीय पुरस्कार फिर से प्रारंभ किया जाएगा। और इसलिए मैं पहले के लिए भी और अब के लिए भी उनको धन्यवाद देता हूं। मामा जी के जीवन के अंदर जो एक बात मैंने देखी, गीता के अंदर हम एक प्रकार के व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसको कहते हैं स्थिति प्रज्ञ। किसी भी अवस्था में वो डिस्टर्ब नहीं होता, विचलित नहीं होता, सुख को भी उसी तरह देखता है और दुख को भी उसी तरह देखता है। कई बार गीता पढ़ते समय स्थिति प्रज्ञ समझ में नहीं आता, लेकिन मामा जी को देख करके स्थिति प्रज्ञ ये अवस्था जो मनुष्य की होती है उसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अगर मनुष्य को स्थिति प्रज्ञ होना है तो फिर उसको अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना होता है। ये इच्छाएं मनुष्य को बहुत भटकाती हैं। मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ आर्थिक प्राणी नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक प्राणी नहीं है, ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों का समुच्चय है। और शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। चारों के दरवाजे जब खुले होंगे तब सोच समझकर जो आप क्रियाकलाप करेंगे, जो विचार करेंगे, वो वास्तव में योग्य होगा, सबका हितकारी होगा। लेकिन अगर आप इच्छाओं के वशीभूत हो गए, और इच्छाएं ये कभी संतुष्ट नहीं होती, डिजायर्स रहकर अगेन एंड अगेन, आप एक बार उनका समाधान कर दीजिए, दोबारा आएंगी और आखिर में ये व्यसन बन जाती हैं। किसी भी इच्छा को बार बार अगर आप पूर्ति करते चले जाएंगे तो फिर आप व्यसन बन जाती है, और वो व्यसन, ये जो मनुष्य का शरीर, मन और बुद्धि, आत्मा है, ये मन को इस तरह घेरता है कि बुद्धि और आत्मा, इन दोनों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। बुद्धि काम नहीं करती, कुंठित हो जाती है, आत्मा की आवाज नहीं सुनाई देती। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर देखना है तो महाभारत का दुर्योधन है। वो इच्छाओं के इतने वशीभूत हो गया था कि बुद्धि काम नहीं करती थी, आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती थी, वो संवेदनशील नहीं रहा था। और इसलिए इन इच्छाओं पर नियंत्रण करिए। एक इक्वेशन है, डिजायर्स फुलफिल्ड अपॉन डिजायर्स एंटरटेन्ड इज इक्वल टू डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन, डिग्री ऑफ हैप्पीनेस। जो इच्छाएं आपकी पूरी हो जाती हैं, इनको विभाजित करिए, जो इच्छाएं आपने संजो करके रखी हैं, और इसका जो फ्रैक्शन आएगा उसी डिग्री में आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। अगर आपको पूरी प्रसन्नता प्राप्त करनी है तो ये जो फ्रैक्शन है, डिजायर्स फुलफिल्ड अपॉन डिजायर्स एंटरटेन्ड, उसमें डिजायर्स एंटरटेन्ड को आप जीरो कर दीजिए। एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज इन्फिनिटी। और फिर जो व्यक्ति इच्छाओं को जीरो कर देता है, जिसकी कोई इच्छा ही नहीं होती, उसका ध्यान सिर्फ कर्म में होता है, उसी में विश्वास करता है, तो डिजायर्स फुलफिल्ड अपॉन जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये स्थिति प्रज्ञ। मामा जी के पूरे जीवन को अगर देखेंगे तो उन्होंने कभी इच्छा प्रकट नहीं की, कभी उन्होंने को चाहा नहीं, कोई इच्छा नहीं उनके मन में आई। और इसलिए ऐसे मामा जी वास्तव में इस देश के अंदर
जो परिवर्तन है वो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ही हो सकता है। मामा जी भावात्मक परिवर्तन के पक्षधर थे। भावात्मक परिवर्तन, समाज में परिवर्तन दो तरह के होते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल, ढांचागत, जैसे देश स्वतंत्र हुआ ये स्ट्रक्चरल चेंज था, ढांचागत परिवर्तन था, सत्ता बदली थी, राजनीतिक स्थिति बदली थी। लेकिन जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन है, जो भावात्मक परिवर्तन है, जो वैचारिक परिवर्तन है, वो नहीं था। और वो जब तक नहीं होगा तब तक संपूर्ण परिवर्तन नहीं माना जा सकता। इसलिए डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था कि संपूर्ण क्रांति अभी बाकी है, ये अधूरी क्रांति है। इसलिए दोनों परिवर्तन आवश्यक हैं। 5 अगस्त को जब राम जन्मभूमि की शिलान्यास हुआ देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि आज हम पूरे देश के अंदर कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथपुरी से केदारनाथ तक, सोमनाथ से लेके काशी तक, सारनाथ से लेके बोध गया तक, अमृतसर से लेके पटना से साहब तक, अंडमान से लेके अजमेर तक और लक्षद्वीप से लेकर लेह तक, ये स्ट्रक्चरल की जानकारी है। लेकिन बाद में जिस वाक्य का उन्होंने प्रयोग किया है, मैं देख रहा हूं कि संपूर्ण जगह पूरा का पूरा वातावरण राममय हो गया है। जिसमें उपस्थित पूजनीय सरसंघ चालक जी माननीय मोहनराव भागवत जी ने कहा था कि राम मंदिर का शिलान्यास तो हो गया है, लेकिन ये सपना पूरा तब होगा जब प्रत्येक देशवासी के अंतःकरण में अयोध्या का वास होगा। ये भावात्मक परिवर्तन है। मामा जी ने इस भावात्मक परिवर्तन के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। वो एक वैचारिक योद्धा थे, वो एक लेखक थे, वो एक चिंतक थे। और इसलिए आज 21वीं शताब्दी में अगर हम श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं, एक भारत की कल्पना को साकार करना चाहते हैं, इस भावात्मक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन को जमीन पर लाना चाहते हैं, तो मामा जी से प्रेरणा, उनके विचारों को ध्यान में रखना ये बहुत जरूरी है। इसको लेकर के ये शताब्दी वर्ष का आयोजन किया गया, जिसका समापन 7 दिसंबर 2020 को दिल्ली में हुआ। आज डाक तार विभाग की ओर से, भारत सरकार की ओर से भी इनके विचारों को मान्यता मिली है और इसलिए उनको पुनः धन्यवाद देते हुए तथा मध्य प्रदेश सरकार का जनसंपर्क विभाग इसने इसका आयोजन किया है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, ऐसे मामा जी। और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज हमारे मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, अखिल भारतीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के एक लेखक, एक विचारक, एक चिंतक, एक मनीषी, हम सबके बीच में उपस्थित हैं माननीय श्रीधर पराडकर जी। मैं बहुत सम्मान के साथ माननीय पराडकर जी से आग्रह करता हूं कि आज का वक्तव्य देकर हम सबको अनुग्रहित करें। इस समारोह के मुख्य अतिथि सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, मामा जी की स्मृति को सब तक पहुंचाने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष आदरणीय कप्तान सिंह जी, पोस्ट विभाग के प्रमुख गुप्ता जी और उपस्थित भाइयों और बहनों,
एक तो दो अच्छे वक्ताओं के बीच बोलना बड़ा कठिन काम होता है। कप्तान सिंह जी भी बहुत अच्छे वक्ता हैं, शिवराज सिंह जी भी बहुत अच्छे वक्ता हैं। और दूसरी एक दिक्कत ये है, सुभाषित रत्नमाला में एक सुभाषित है कि तालाब में कमल खिलता है और उस तालाब में मेंढक भी रहता है, और वो मेंढक उस कमल के आसपास घूमता है, उसको देखता है, लेकिन कमल का जो मुख्य चीज़ है, उसका पराग है, उसका स्वाद वो कभी नहीं लेता है। जो भौरा है वो बाहर रहता है, वो आकर के पराग का स्वाद लेकर के चला जाता है। और मैं मामा जी के नज़दीक रहा हूँ, इसलिए बहुत कुछ इस प्रकार से बताना कठिन है। हाँ, उनको कौन सी चीज़ अच्छी लगती थी, कैसे वो कपड़े पहनते थे, कैसे रहते थे, कैसे सोते थे, ये बात तो बता सकता हूँ, लेकिन मामा जी की विशेषताएं बताना और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताना कि जिसके जीवन के बहुत पहलू थे, वो एकदम साधारण थे, कृतित्व में असाधारण थे, रहन सहन में एकदम सरल थे, वैचारिक दृष्टि से व्यवहार में अत्यंत श्रेष्ठ थे। दो जिनको हम कह सकते हैं कि घड़ी का पेंडुलम कभी इधर जाता है, ऐसा उनका व्यक्तित्व था। उसमें से मामा जी को ढूंढ निकालना, मामा जी हम सबको मालूम है कि स्वदेश के संपादक रहे हैं। मेरे को भोपाल का ये एक संस्मरण याद है, जो स्वदेश के लोग हैं उनको भी याद होगा, कि वो भोपाल में रेल से उतरे थे। कभी वो किसी को बुलाते नहीं थे, कारवार भी बुलाते नहीं थे, परिचय बहुत था। 9 नंबर की बस पकड़ते थे, वो बाहर निकलकर रेड सी होटल जहाँ बना है वहाँ से, और सीधे समीधा रुकते थे। तो उनकी जेब कट गई उस दिन, जेब में उनके 2-1 हज़ार रुपये थे। तो प्रेस में पहुंचने के बाद उन्होंने हरिमोहन जो संपादक थे शर्मा, उनसे कहा, हरिमोहन आज तो जेब कट गई मेरी। तो हरिमोहन जी जवान भी थे और स्वदेश पेपर में काम कर रहे हैं, इसका भी उनको भान था। तो उन्होंने एसपी को फ़ोन लगाया कि अरे हमारे संपादक है, उनकी जेब कट गई है, क्या हो रहा है। तो मशीनरी जैसे हिलती है हिली, उसको पकड़ भी लिया जेब कतरे को। दूसरे दिन वो जेब कतरा स्वदेश में आया देखने के लिए। तो किसी ने उससे पूछा, चौकीदार ने, कि भाई तुम आए और जा रहे हो, क्या बात है। तो उन्होंने कहा, देखने आया था कि मेरे को कल पुलिस ने पकड़ के काटी हुई जेब के पैसे वापस ले लिए, और उन्होंने कहा था वो संपादक है अखबार का। मेरे को तो लगा नहीं, मुझे लगा था गांव का कोई दद्दू होगा। मैंने जेब काटी तो मुझे पुलिस पे विश्वास नहीं था, तो मैं देखने के लिए आया हूं। तो जो हम कहानी में पढ़ते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में पढ़ते हैं, लोकमान्य तिलक के बारे में पढ़ते हैं कि पत्रकारिता के उच्च आदर्श क्या हो सकते हैं। तो हमारी आंखों के सामने हमारे पास एक व्यक्ति ऐसा हुआ है जिसने केवल उन सिद्धांतों को, उस आचरण को कहा नहीं, अपने जीवन में करके बताया। मेरे को उनके साथ रहकर कुछ लेखन कार्य करने का मौका भी मिला है, और उसी का परिणाम है कि आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। तुलसीदास जी ने कहा भी है कि गगन चढ़ी रज पवन प्रसंगा, कि जब धूल जो है हवा के साथ संपर्क करती है तो वो भी उड़ के आसमान में पहुँच जाती है, लेकिन अगर उसको नीचे वाले पानी का संपर्क मिलता है तो वो कीचड़ बन जाती है। और मामा जी का संसर्ग मेरे को मिला, उसी का परिणाम है कि आज यहाँ मंच पर भी हूँ। राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य का सम्मान मिला है। मॉरीशस में भी वहाँ के राष्ट्रपति ने हिंदी से भी सम्मान से सम्मानित किया। अगर ये उपलब्धि है तो ये मेरी नहीं है, ये मामा जी की है, ये उनके साथ रह कर के सीखा।
दो उक्तियां हम सुनते हैं, एक हम कहते हैं कि पानी को मथने से मक्खन नहीं बनता, दूसरा हम कहते हैं कि रेत से तेल नहीं निकलता। लेकिन जो दोनों ग्रंथ मैंने उनके साथ काम किया उसमें देखा कि मामा जी ने वही करके बताया। संघ की स्थापना 1937 में मध्य भारत में हुई थी और उसको 65 वर्ष हो गए थे। वैसे ही संघ के में कुछ लिखा पढ़ी होती नहीं है, कोई लिखा नहीं गया। 63 वर्ष के बाद संघ का काम कैसे प्रारंभ हुआ, बिना किसी कागज पत्र के, बताने वाला कोई नहीं। मामा जी जैसे ही वो तरानेकर जी जैसे ही लोग थे, जब उनसे पूछते थे कि आप कुछ बताइए कि कैसे काम प्रारंभ किया, तो उन्होंने कहा कि बस हो गया हमारे हाथ से, क्या हुआ कैसे हुआ हमको नहीं मालूम, बताते नहीं थे। और दूसरा 1948 में जब देश का विभाजन हुआ तब संघ के स्वयंसेवकों ने जो पाकिस्तान से लोग आ रहे थे उनकी किस प्रकार सहायता की, कैसे वहां उनकी रक्षा की। तो एक तो उस समय का जो लिखा हुआ साहित्य वो सारा एक तरफा है, केवल अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पाकिस्तान या ऐसी 2-3 किताबें हैं, बलराज मधुक जी की किताब है जो केवल उल्लेख करती है इस बात का कि संघ के स्वयंसेवकों ने क्या किया, बाकी की पुस्तकों में कहीं संघ का नाम भी नहीं है। तो 1948 में हुई घटना के बाद जिस पर कुछ लिखा नहीं गया, प्रयत्नपूर्वक जिस बात को रोका गया, उसके ऊपर 2003 में लिखना बड़ा कठिन काम था। और जिस समय मुझे कहा गया था मामा जी के साथ, तो उनको कैंसर हो गया था, कठिन था उनके लिए। लेकिन किस जिजीय विषय से काम किया जाता है, मैंने देखा कि दिल्ली में बैठकर हम लोग लेखन कार्य कर रहे थे, कोई साहित्य नहीं था। मैंने आपसे कहा तो पाकिस्तान से आए, मतलब सिंधी, पंजाबी, सिख और बंगाली, ऐसे 7,000 लोगों के साक्षात्कार लेकर के वो ग्रंथ लिखा गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रति वो कोई सचेत नहीं थे, जरूरी भी उन्होंने समझा नहीं तो कोई संसार में ऐसी किताब नहीं होगी जो 7,000 लोगों के साक्षात्कार लेने के बाद लिखी गई होगी। तो ज्योति जला निज प्राण की, जिसमें आज का जो पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, उसके लगभग प्रत्येक गांव में क्या घटित हुआ, उसका कैसे प्रतिकार हुआ, किसने प्रतिकार किया, उसके नाम पते सहित वो पुस्तक लिखी गई है, अपने आप में एक अद्भुत है। ऐसी ही दूसरा मध्य भारत की संघ गाथा लिखी गई, इन दोनों में उनके साथ रहा। केवल इतना ही नहीं, किस अध्यवसाय के साथ लिखना पड़ता है। मैंने बताया कि उनको कैंसर था, लेकिन इसके लिए उनको सबसे मिलना पड़ता था। लाल कृष्ण आडवाणी के घर भी हम लोग जाते थे, मुरली मनोहर, अपने केदारनाथ साहनी जी है, विजय कुमार मल्होत्रा है, उस समय दिल्ली प्रांत का काम देखते थे, वसंतराव ओक, उनके यहाँ भी जाते थे। उन लोगों से बात करना एक बहुत बड़ी समस्या इन दोनों पुस्तकों में ये भी थी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसकी उम्र 80 वर्ष से कम की हो। तो स्मरण शक्ति का भी मामला था। तो एक ही बात को 2-2, 3-3 लोगों के यहाँ जाकर बार बार उनसे पूछ करके उसको सत्यापित करके लिखना, तो लेखन कैसे होता है, कितना कठिन होता है, ये बैठ करके कुर्सी पर नहीं लिखा जा सकता। यह मामा जी से ही सीखने को मिला। और इसी के कारण वो संघ पर जो पहला प्रतिबंध लगा उसके ऊपर, आपातकाल लगा उस पर, और ये 2 पुस्तकों का मैंने उल्लेख किया। ऐसे 4 कालजयी ग्रंथ वो दे करके गए हैं कि अगर ये मामा जी नहीं लिखते तो और कुछ वर्षों बाद इसके बारे में बताने वाला, जानने वाला कोई भी नहीं होता, और ये जानकारी कभी भी हमारे सामने नहीं आ सकती थी। जैसे 1857 का है कि अगर सावरकर जी नहीं लिखते तो 1857 के बारे में जानकारी नहीं मिलती। ऐसा ही अद्भुत काम मामा जी ने इन 4 ग्रंथों के माध्यम से करके बताया है। मामा जी के जीवन के, जैसे मैंने कहा, बहुत पहलू थे। राजनीतिक जी, कप्तान सिंह जी ने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया था। तो गृहस्थ भी थे, एक प्रिंसिपल भी रहे थे।
लेकिन एक जगह काम करते कई बार अभिनिवेश हो जाता है, संस्था का हो जाता है कि मैंने इतने दिन काम किया, इसको मैंने इतना बढ़ाया, कैसे इसको छोड़ा जाए। कई बार स्थान से हो जाता है, कई बार पद के प्रति अभिनिवेश हो जाता है। लेकिन मैंने उनके साथ रह करके देखा कि मामा जी का किसी भी हर काम बड़े लगन के साथ किया, समर्पण के साथ किया, लेकिन किसी के भी साथ, जैसा कप्तान सिंह ने कहा कि स्थित प्रज्ञ की तरह, जैसे ही उन्होंने कहा कि आपको सब संपर्क प्रमुख का काम करना, वो करने लग गए। फिर भूल गए कि पहले क्या काम था। जब उनसे हिंदू जागरण मंच का काम करने को कहा, वो काम करने लगे। पूरे जीवन में इस प्रकार की तटस्थता आज हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति समाज जीवन में कहीं भी काम कर रहा हो, उसकी अंतिम इच्छा होती है कि राजनीति में वहाँ कोई ना कोई पद और दायित्व मिले। लेकिन मामा जी वो उल्टे थे नर्मदा जी की तरह कि सब नदियाँ उत्तर से दक्षिण बह रही हैं, लेकिन नर्मदा जी जैसे पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है, से मामा जी राजनीति से निकलकर दोबारा समाज जीवन के क्षेत्र में आए थे। ऐसा अद्भुत संयोग गिने चुने मिलते हैं, और भी हैं बहुत सारे, लेकिन कम रहते हैं अपवाद स्वरूप, आदर्श के रूप में हमारे सामने है। मामा जी के बारे में उनके व्यक्तिगत जीवन, उनके साथ रहते हुए कैसे अनुभव, उनकी सादगी क्या थी, उनकी सरलता क्या थी, उनके प्रति लोगों के मन में श्रद्धा कितनी थी, और वो कितने सहज थे कि जो सामान्य व्यवहार होता है उसको करते समय भी वो कभी इस बात का अनुभव उनको नहीं होता था कि मैं कोई अलग कर रहा हूं। और इसलिए सबके साथ, बड़ा हो छोटा हो, उनकी निभ जाती थी, संपर्क थे। लेकिन शाखा में आए, किसी ने कुछ पूछा तो उसको अंग्रेजी पढ़ाना भी उस चालू कर देते थे, गणित भी पढ़ाते थे। वो किसी को किसी प्रकार की सहायता हो, मामा जी उसके लिए तैयार रहते थे। हम आज सब उनको मामा जी के रूप में जानते हैं, लेकिन मामा होना और मामा बनना, इन दोनों में अंतर है। और मामा बनाना तो और ही अलग चीज होती है कि मामा बनाना बड़ा बुरा माना जाता है, लेकिन मामा हो जाने का अर्थ क्या होता है, एक परिणाम हम यहाँ देख ही रहे हैं, सामने हमारे मंच पर बैठा है कि लोकप्रियता कितनी मिलती है। मामा जी ने भी अपने जीवन में केवल वो मामा थे नहीं, मामा बन गए। जितने असंख्य भांजे भांजी थे उनके, उनकी कभी भी किसी प्रकार की भी सहायता हो, असंख्य लोग हो गए जिनके नौकरी में उन्होंने सहायता की। अस्पताल का काम हो, सब जगह उनका परिचय था, और इसलिए उसकी सहायता करना, साइकिल पे बैठ के जा रहे हैं, स्कूटर पे उसके साथ बैठ के जा रहे हैं, ये नहीं कि केवल फोन पर चल जाए। तो जीवन में उन्होंने, मामा क्या होता है, जो उत्तर भारत का विशेष करके मामा भांजे का संबंध है, उन्होंने अपने जीवन में करके बताया। तो मामा जी के जीवन से अगर हम कोई चीज सीख सकते हैं तो वो यही है कि जीवन में सरलता, सहजता, लेकिन कृतित्व में असाधारणता, ये दोनों उनके जीवन के ऐसे गुण थे जिनको आदर्श के रूप में सामने रखने की आवश्यकता है। और यदि आदर्श हमारे सामने जो अच्छा नहीं रहता है तो फिर ऐसे ही परिणाम होते हैं कि ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति के जीवन पर प्रारंभ किया गया पुरस्कार बंद करने की दुर्बुद्धि होती है। फिर आदर्श सामने न होने पर यह दुर्बुद्धि होती है कि अंडमान में सावरकर जी के नाम की लगाई हुई पट्टिका को वहां से हटा दिया जाता है। इसलिए इस प्रकार के आदर्श सामने रखना, और उन आदर्शों के द्वारा केवल कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम अच्छा हुआ, ताली बजाई, इतने से नहीं होता। तो उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारकर व्यक्ति ने जो लकीर खींची थी, उस श्रेष्ठ व्यक्ति के कदमों पर चलती हुए उस लकीर को आगे बढ़ाते चले जाना, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी होती है। और इस जो कार्यक्रम हुए हैं मामा जी जन्म शताब्दी वर्ष के अवधि में, उसके कारण हम सब लोग इस प्रकार की प्रेरणा प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे, ये विश्वास है। जो
मामा जी जन्म शताब्दी समिति बनी है, उसने ये मेरे को उनके प्रति श्रद्धांजलि के रूप में कुछ बात कहने का अवसर दिया, इसलिए उनका आभार, धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रीधर जी। अंधेरों के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते, परों में शक्ति होते नाप लो उपलब्ध नव सारा, उड़ानों के लिए पक्षी गगन मांगा नहीं करते। वास्तव में मामा जी की लेखनी समाज के लिए इसी तरह से एक प्रेरणा का केंद्र रही और हमेशा बनी रहेगी। अब इस कार्यक्रम के लिए मैं मध्य प्रदेश के सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी को इन पंक्तियों के साथ आग्रह करता हूँ। मेरा काम लेगा कौन रह गया सुनकर, जगत सारा निरुत्तर मौन। एक माटी के दिए ने हाथ जोड़कर कहा, इस तिमिर को हटाने के लिए मैं जलूंगा। इस पंक्तियों को पूर्ण करते हुए मामा जी के जीवन पर मध्य प्रदेश के मामा जी, मुझे लगता है दोनों आज मध्य प्रदेश और इस देश की आकांक्षाओं के केंद्र, मैं सम्मानित शिवराज सिंह जी को बड़े आग्रह और सम्मान के साथ निवेदन करता हूं। जन्म शताब्दी समारोह के समिति के अध्यक्ष, हमारी प्रेरणा आदरणीय श्रीमान कप्तान सिंह सोलंकी जी, अभी जिन्होंने मामा जी के सानिध्य में अपने आप को बनाया, श्रद्धेय श्रीधर पराड़कर जी, गुप्ता जी और सभी उपस्थित प्रिय बहनों और भाइयों, मामा जी अद्भुत थे। अभी कप्तान सिंह जी ने और श्रीधर जी ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। बटेश्वर में जन्म लिया था, अटल जी भी वहीं जन्मे थे, और मामा जी के व्यक्तित्व का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास पर मामा जी का सम्मान साल और श्रीफल से करते हुए भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संबोधित करते हुए जब ये कहा था कि मैं मामा जी के चरण छूने की अनुमति चाहता हूं, तो सारा सभागार स्तब्ध रह गया था और अटल जी ने मामा जी के चरण स्पर्श किए थे। इससे हम व्यक्तित्व का अंदाज लगा सकते हैं। मामा जी सहज थे, सरल थे, समर्पित थे, सेवाभावी थे और इसलिए वो असाधारण बन गए। उनके प्रति श्रद्धा का भाव सबके मन में पैदा हुआ। आप जानते हैं, जो काम मामा जी को दिया गया संघ के प्रचारक के नाते, जनसंघ के संगठन मंत्री के नाते, स्वदेश के संपादक के नाते, जो भी दायित्व उनको मिला उसको एक ऋषि की तरह उन्होंने संपादित करने का काम किया। कप्तान सिंह जी अभी स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे थे और जब मैं सीहोर से चला तो मामा जी के व्यक्तित्व के बारे में मैं भी सोच रहा था, तो मुझे एक श्लोक गीता जी का स्मरण आ रहा था। मामा जी का व्यक्तित्व कैसा था? मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्धियो निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्चते। अर्जुन ने पूछा था भगवान श्री कृष्ण से कि सात्विक कार्यकर्ता किसे कहते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था मुक्त संगो,
जो राग द्वेष से सर्वथा परे हो, सबको समान मानता हो, समदृष्टि से देखता हो, सब अपने हैं कोई पराया नहीं, मुक्त संगो। अनहमवादी अहंकार तो छू नहीं गया। अभी श्रीधर जी कह रहे थे कि जेब कतरा भी देखने आया था कि ये तो कोई ठेठ दादू है गांव का, लेकिन ठेठ दादू में कैसा संपादक छुपा हुआ था, यहां बैठे सुधीजन अच्छी तरह जानते हैं। अहंकार उन्हें छू तक नहीं गया था। उनके चेहरे पर हमेशा शांति विराजा करती थी। वो छोटा बड़ा कोई भी आए, स्मित मुस्कान से उसका स्वागत करते थे। उनकी बड़ी और गहरी आंखें, उनकी मूछें और वहां से देखता हुआ उनका चेहरा अद्भुत शांति देता था सचमुच में। अहंकार शून्य थे वे, धैर्य की प्रतिमूर्ति थे। आपातकाल की संघर्ष गाथा जैसे ग्रंथ भी अनेकों कठिनाइयां सहते हुए सहजता के साथ उन्होंने लिखे थे और उत्साह से तो सदैव भरे रहते थे। कप्तान सिंह जी ने बताया कि कप्तान सिंह जी को गांव से निकाल के कैसे ग्वालियर भेजा। वो प्रतिभा को पहचानते थे और उसको गढ़ने का कौशल भी उनके पास था। एक नहीं हजारों स्वयंसेवक उन्होंने ऐसे गढ़े। अनेकों पत्रकार उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके बड़े हुए। लगातार उत्साह से भरे रह के मामा जी काम करते थे और सिद्धि असिद्धि और निर्विकारा सफलता मिली तो ऐसा नहीं कि आसमान छूने लगे और असफलता में जमीन पे गड़ गए। दोनों में समान रहते थे, सम रहते थे। सचमुच में स्थित प्रज्ञ। आप मानियो शीतोष्ण सुख दुखेशु समः संग विवर्जिता, तुल्य निंदा स्तुर मौनी संतुष्टो एन केन चिता, अनकेता स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नरा। भक्ति योग में भगवान ने कहा था कैसे भक्त मुझे प्रिय है, शत्रु और मित्र में समान हो, मान और अपमान में समान हो, सुख और दुख में समान हो, निंदा और स्तुति में समान हो। सचमुच में मामा जी का जीवन अगर जरा भी गहराई में जाके देखें तो ऐसा ही जीवन था। लाखों लाख कार्यकर्ताओं को उन्होंने समर्पण भाव से भरा। वो अनेकों के प्रेरणा पुंज थे, मार्गदर्शक थे, दिशा दिखाते थे, लेकिन मार्गदर्शक होने का अहम उन्हें छू भी नहीं गया था। मुझे याद है जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ, उस समय मैं मुख्यमंत्री बन गया था और मुंबई में अटल जी भी थे, मैं भी था। अटल जी अंतिम दर्शन के लिए बेचैन थे, तो अटल जी के साथ उनको लेके आने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। मैं रास्ते में अटल जी के साथ आया तो कई बार अटल जी की आंखों से मैंने झरझर आंसू बहते हुए देखे थे। मैंने अटल जी को ऐसा व्यथित कभी नहीं देखा। अटल जी तो फक्कड़ और ऐसे मस्त मौला के कभी मैंने उनके चेहरे पे निराशा, आंसू, लेकिन उस दिन अंतर्मन जैसे उनका अंतर्घट जैसे रीत गया हो। और संघ कार्यालय में जाके श्रद्धा के सुमन अर्पित करके हम लोग वापस गए थे। ऐसे श्रद्धेय मामा जी, सागर सी गहराई और आकाश सी ऊंचाई जिनके व्यक्तित्व में थी, लेकिन वो कुछ है ये कभी उन्होंने
किसी को एहसास नहीं होने दिया। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। भारत सरकार के डाक तार विभाग को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज उनके जन्म शताब्दी वर्ष में डाक टिकट अनावरण समारोह आयोजित किया। उनके नाम पर जो पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किया था, जब पहले सरकार थी तब वो पुरस्कार बंद किया गया था। और तकलीफ की बात यह थी कि एक और बड़े पत्रकार, ख्यातिनाम पत्रकार स्वर्गीय श्रद्धेय राजेंद्र माथुर जी का नाम उनके नाम के स्थान पर रख दिया गया था। हम मामा जी के नाम पर स्थापित वो पुरस्कार तो देंगे ही, लेकिन राजेंद्र माथुर जी के नाम पर भी पुरस्कार जारी रहेगा। हम ये नहीं कर सकते कि एक महापुरुष के नाम पर दिए जाने वाले पुरस्कार को बंद करके दूसरे महापुरुष का नाम रख दे। मामा जी तो मामा जी थे, धन्य थे, इसलिए राष्ट्रीय पुरस्कार मामा जी के नाम पर भी और राष्ट्रीय पुरस्कार स्वर्गीय राजेंद्र माथुर जी के नाम पर भी दिया जाएगा। उनको किसी पुरस्कार की इच्छा नहीं थी। कोई चाहत नहीं थी। एक जोड़ी धोती और एक जोड़ी कुर्ता शायद वही धोते थे और वही पहनते थे, ज्यादा जरूरत कभी पाली नहीं। लेकिन उनके चरणों में इस पुरस्कार को अर्पित करके हम उनके समर्पित जीवन को अपनी प्रेरणा का पुंज बनाकर कुछ अच्छी बातें सीख सकें, ये प्रयास करेंगे। एक बार फिर मामा जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत आभार। मैं इस कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हुए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए विश्व संवाद केंद्र के सह सचिव डॉक्टर कृपाशंकर चौबे से आग्रह करता हूं, सभी सुधीजनों का आभार व्यक्त करें। धन्यवाद के तुरंत बाद वंदे मातरम होगा, फिर आप सभी को स्वल्पाहार के लिए आमंत्रित किया है। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमें स्नेहाशीष प्रदान करने पधारे मंचासीन अतिथिगण सर्वश्री कप्तान सिंह जी, श्रीधर पराडकर जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, श्री जितेंद्र गुप्ता जी का मामा जी जन्म शताब्दी वर्ष आयोजन समिति की ओर से हार्दिक आभार। मित्रों, आपको विदित है यह कार्यक्रम वर्ष भर भिन्न भिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया है। इस समस्त आयोजन से संबद्ध स्वयंसेवक बंधुओं, भगिनियों एवं कर्मचारियों शासन के विभिन्न विभागों ने इस कार्यक्रम हेतु पूरे मन से सहयोग किया है। समिति की ओर से जन संपर्क विभाग, डाक एवं तार विभाग, आयोजन स्थल मिंटो हॉल के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं का आभार। सदन में उपस्थित गणमान्य बुद्धिजीवियों का हृदय से आभार, जो मामा जी के संकल्पों के संवाहक बने, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण आयोजन को सफल करने में अपनी सार्थक भूमिका का निर्वहन किया। आयोजन में अपनी भूमिका निभाने वाले संकल्प एक छूट गया हो, उनका धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।
वन्दे मातरं 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 तं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदलविहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वं नमामि कमलाम् अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं धरणीं मातरं वन्दे 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 मातरं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।